वेलकम गाइस। आइए शुरू करते हैं आज की फिजिक्स की क्लास। टॉपिक हमारा चल रहा था हाई स्कूल और इंटर से रिलेटेड और जूनियर क्लासेस से रिलेटेड। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश की यूनिट हमारी चल रही थी। इससे पहली क्लास में, क्लास नंबर 7 में, हम दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थिति को समझ चुके हैं कि अवतल दर्पण द्वारा कौन कौन सी स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनता है और उत्तल दर्पण द्वारा कहाँ कहाँ बनता है। तो आज उसी से रिलेटेड है अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंबों का विवरण। मोटे मोटे यानी सार हम देख लेते हैं, सारांश हम देख लेते हैं। पहले हमने डायग्राम बना करके समझा, एक एक चीज़ को समझा कि वस्तु अगर अनंत पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब डायग्राम द्वारा कहाँ बनता है। अब मोटा मोटा उसका सारांश देख लेते हैं, उसका विवरण देख लेते हैं। पहली स्थिति अवतल दर्पण के लिए हमारी थी जब वस्तु अनंत पर रखी होती है। तो जब कोई वस्तु अनंत पर रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक, उल्टा तथा आकार में वस्तु से बहुत छोटा बनता है। एक बार फिर समझ ले, जब कोई वस्तु अनंत पर रखी होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक, उल्टा तथा आकार में वस्तु से बहुत छोटा बनता है। दूसरी स्थिति गाइस हमारी थी वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच। जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच बनता है। वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद एक दूसरे को फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच काटती हैं, तो फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक होता है, उल्टा होता है तथा आकार में वस्तु से छोटा होता है। तो अभी ये दो स्थिति हमने देखी कि जहाँ वास्तविक, उल्टा तथा आकार में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु अनंत पर हो और जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच हो। तीसरी स्थिति है हमारी वक्रता केंद्र, यानी जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र सी पर रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब कब, कहाँ, कैसा बनता है। तो जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही। याद रखें गाइस, तीसरी स्थिति जो वक्रता केंद्र की स्थिति है उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। कैसा होता है? वास्तविक होता है, उल्टा होता है तथा आकार में वस्तु ही के बराबर होता है। अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तीसरे नंबर का कि जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनता है। तो याद रखें गाइस, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है। और कैसा होता है? वास्तविक होता है, उल्टा होता है तथा आकार में वस्तु ही के बराबर होता है। आगे देखते हैं गाइस, चौथी स्थिति क्या थी हमारी। चौथी स्थिति थी वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच। जब कोई वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनता है। तो जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच बनता है। यानी अब थोड़ा सा वक्रता केंद्र से दूर हट जाएगा, अनंत की ओर बढ़ना शुरू हो जाएगा चौथी स्थिति से। कैसा होता है? वास्तविक होता है, उल्टा होता है तथा आकार में वस्तु से बड़ा बनता है। देखिए, अभी तक दो स्थितियों तक वास्तविक, उल्टा तथा आकार में वस्तु से छोटा बना, तीसरी स्थिति में वस्तु के बराबर, चौथी स्थिति में वस्तु से बड़ा होना शुरू हो जाता है प्रतिबिंब। चौथी स्थिति जहाँ है तो वहाँ आकार में वस्तु से बड़ा बनता है। पांचवी स्थिति हमारी थी कि जब कोई वस्तु फोकस पर रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनता है। तो फोकस पर जब कोई हमारी वस्तु रखी हुई हो तो उसका प्रतिबिंब बनता है अनंत पर। कहाँ बनता है गाइस? अनंत पर बनता है। और क्या सिचुएशन उसकी होती है, क्या स्थिति होती है? वास्तविक होता है, उल्टा होता है तथा आकार में वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। ये प्रतिबिंब आकार में वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। कौन सी स्थिति में? पांचवी स्थिति में। छठी स्थिति हमारी आती है ध्रुव तथा फोकस के बीच। यानी जब कोई वस्तु दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। देखिए गाइस, अभी तक दर्पण की तरफ ही या वस्तु की तरफ ही प्रतिबिंब बन रहा था, लेकिन अब छठी स्थिति में, अवतल दर्पण के लिए छठी स्थिति में दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा। कैसा होगा? आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनेगा। ये आकार में वस्तु से बड़ा होगा। देखिए, ये छठी सिचुएशन ऐसी है जिसमें आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है।
सवाल कर लिया जाता है कि कौन से दर्पण की स्थिति ऐसी है जब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बने, आभासी हो, सीधा हो तथा आकार में वस्तु से बड़ा हो। तो वो अवतल दर्पण होगा। और स्थिति कौन सी होगी? छठी स्थिति हमारी होगी जब कोई वस्तु ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच रखी होती है। ये थी हमारी अवतल दर्पण की स्थितियाँ, उनका विवरण। देखते हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। गाइस, ये हम पढ़ चुके हैं, ये डायग्राम द्वारा हम समझ चुके हैं। अब हम उनका मोटा मोटा विवरण यानी सारांश देख रहे हैं। तो दूसरी चीज़ देखते हैं, दूसरे दर्पण के लिए उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। गाइस, हमने इसमें पढ़े थे कि दो स्थितियाँ ऐसी हैं जब कोई वस्तु अनंत पर रखी हो, या दूसरी है जब वस्तु दर्पण से निश्चित दूरी पर हो। पहले सिर्फ एक ही सिचुएशन इसकी आती थी, लेकिन इस बार एनसीईआरटी ने दूसरी सिचुएशन भी इसमें रख दी है कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो। जब कोई वस्तु अनंत पर रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब, देखिए ये उत्तल दर्पण के लिए, जब कोई वस्तु अनंत पर रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे मुख्य फोकस पर बनता है। कैसा होता है? आभासी होता है, सीधा होता है तथा आकार में वस्तु से बहुत ही छोटा होता है, एक बिंदु के आकार का। इस तरह का प्रतिबिंब वो होता है। आप देखते हैं कि जब दर्पण में आप दूर की वस्तुओं को देखते हैं तो वो बहुत छोटी छोटी दिखाई देती हैं। आप अपने कैमराज में देखिए, इमेजेस आप लेंगे तो आप देखेंगे, उसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि उसमें तो फोकस लगा हुआ होता है, अच्छे फोकस और अच्छे लेंस वाले जो है कैमरे लगे हुए होते हैं, लेकिन उत्तल दर्पण पे बिल्कुल पॉइंट यानी डॉट की तरह से, पॉइंट की तरह से, बिंदु की तरह से ये प्रतिबिंब बनता है। दूसरी स्थिति है जब वस्तु दर्पण से एक निश्चित दूरी पर हो। जब कोई वस्तु उत्तल दर्पण से निश्चित दूरी पर रखी हुई होती है तो उसका प्रतिबिंब ध्रुव तथा फोकस के बीच बनता है, जो हमने डायग्राम के द्वारा पिछली कक्षा में देखा है। कैसा होता है? आभासी होता है, सीधा होता है तथा आकार में वस्तु से बहुत छोटा बनता है। देखिए, दो सिचुएशन एक जैसी आई हैं, आभासी सीधा। आभासी सीधा कौन सी? और दर्पण के पीछे। एक तो स्थिति थी अवतल दर्पण के लिए छठी स्थिति, जब कोई वस्तु हमारे ध्रुव तथा फोकस के बीच रखी होती है, और एक ये सिचुएशन है जब कोई वस्तु हमारी दर्पण से एक निश्चित दूरी पर रखी हुई होती है, ये उत्तल दर्पण के लिए। तो इनमें एक बात याद रखने की है, इनमें उलझ मत जाना, कि अवतल दर्पण के लिए जो छठी स्थिति है जब वस्तु ध्रुव तथा फोकस के बीच रखी हुई हो, तो वहाँ आभासी तथा सीधा तो प्रतिबिंब बनता है, परंतु वो वस्तु से बड़ा बनता है। यदि वस्तु ये है ए बी, तो इससे बड़ा बनता है ये ए डैश बी डैश। परंतु यदि उत्तल दर्पण की बात करें तो वो वस्तु से छोटा बनता है। कैसा बनता है गाइस? छोटा बनता है। तो ये याद रखने की बात है कि यदि अवतल दर्पण के लिए पूछे या सिचुएशन दे दे कि दर्पण के पीछे कौन से दर्पण द्वारा दर्पण के पीछे वस्तु का आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा, आकार में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो हमारा आंसर होगा, हम ऑप्शन चुनेंगे अवतल दर्पण। यदि पूछता है कि कौन से दर्पण द्वारा दर्पण के पीछे आभासी सीधा तथा आकार में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो हमारा आंसर होगा, हमारा उत्तर होगा उत्तल दर्पण। तो याद रखें, इनमें उलझे ना। यदि वस्तु से बड़ा आभासी सीधा प्रतिबिंब बनता है तो अवतल दर्पण की छठी स्थिति है, और यदि वस्तु से छोटा बनता है, आभासी सीधा बनता है, तो उत्तल दर्पण की स्थिति है। आगे चलते हैं गाइस। अभी हम पढ़ चुके हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों की स्थितियों को, वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, और किस तरह से वो कैसे कैसे बनते हैं। बहुत ही ख़ास चीज़ कभी कभी एक नंबर में आ जाती है, दर्पणों के उपयोग। देखिए, बात करें हम दर्पण के उपयोग की, तो पहले हम लेंगे नंबर 1 अवतल दर्पण के उपयोग। यूजेस ऑफ मिरर्स में पहले हम लेंगे यूज़ ऑफ कॉन्केव मिरर। पहली बात ये याद रखें कि जो हमारा अवतल दर्पण होता है ये अभिसारी होता है, और दूसरा जो हमारा उत्तल दर्पण होता है वो अपसारी होता है। अभिसारी और अपसारी क्या होता है, पहले हम इनके उपयोग समझ लें, फिर उसे भी समझ लेंगे। सबसे पहले नंबर 1 पर देखिए, जो इसका उपयोग है, क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी एग्जाम में कई बार आया है
कि हजामत बनाने में कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो हजामत बनाने में गाइस अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अधिक फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक का जो अवतल दर्पण होता है उसका उपयोग किया जाता है। अधिक फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक का अवतल दर्पण चेहरे के दर्पण से के ध्रुव व फोकस के बीच रखने पर चेहरे का बड़ा सीधा व आभासी प्रतिबिंब दर्पण से परावर्तित होकर उसी मार्ग पर लौट आते हैं। ये दोनों देखिए दर्पण में दिखाई दिया, आसानी से दिखाई देते हैं। छोटे छोटे बाल भी हमारे आसानी से दिखाई देते हैं, जिससे साफ हजामत बन जाती है। यानी हजामत बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नंबर 2, डॉक्टर द्वारा आंख, नाक, दांत, गले आदि के निरीक्षण में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। छोटे अवतल इसमें जो है छोटे अवतल दर्पण द्वारा प्रकाश की किरणों को परावर्तित करके डॉक्टर आंख, नाक, कान, दांत, गले आदि का निरीक्षण करते हैं। तो इसमें बड़े फोकस वाला था, इसमें छोटे फोकस वाला। आप देखिए टेबल लैंपों के शेडों में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। टेबल लैंप के शेड में अवतल दर्पण द्वारा बल्ब का संपूर्ण प्रकाश एक सीमित मात्रा में ये जो इसका शेडो होता है एक सीमित मात्रा में और एक सीमित क्षेत्र में फोकस कर देता है। सीमित मात्रा में सीमित क्षेत्र में फोकस कर देता है, जिसकी लाइट सिर्फ और सिर्फ उस स्थान पर पड़ती है जहां हम पढ़ना चाहते हैं। बुक के उस स्थान पर पड़ती है जहां हम पढ़ना चाहते हैं, बुक पर या नोटबुक पर पड़ती है, इससे आसानी से पढ़ लिया जाता है। तो टेबल लैंपों की शेडो में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चौथी चीज़ है रेल के इंजनों, मोटर कारों, स्टीमरों तथा सर्च लाइटों में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इन्हें अवतल दर्पण के फोकस पर रखकर समांतर किरण पुंज प्राप्त किया जाता है, जो बहुत दूर तक वस्तुओं को प्रकाशित करता है। यानी ये प्रकाश किरणों को इकट्ठा कर देता है। कैसा कर देता है गाइस? अवतल दर्पण प्रकाश किरणों को एक जगह इकट्ठा कर देता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये अभिसारी लैंप होता है, अभिसारी लेंस होता है। यानी प्रकाश किरणों को एक जगह जोड़ देने वाला है। ये प्रकाश किरण इस तरह से आ रही हैं, ये एक पॉइंट पर आगे चल के इन्हें जोड़ देने वाला जो है इकट्ठा कर देने वाला होता है, इसीलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। आइए गाइस बात करते हैं नंबर 2 उत्तल दर्पण के उपयोग की। ये अपसारी होता है। मोटी मोटी बात रखें कि वो एक प्रकाश किरणों को एक पॉइंट पर ला रहा था, जमा कर रहा था, लेकिन ये एक पॉइंट से बिखेर देता है, चारों तरफ को बिखेरता है, चारों तरफ को प्रकाश को बिखेरता है, इसीलिए इसे अपसारी कहते हैं। यानी फैलाने वाला, अपसारी फैलाने वाला। तो सबसे पहले और सबसे बड़ा जो प्रयोग इसका होता है वो होता है स्ट्रीट लाइटों में। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है? स्ट्रीट लाइटों में। उत्तल दर्पण अपसारी होता है। बाजारों, गलियों में लगे लैंपों का प्रकाश उत्तल दर्पण से ही परावर्तित होकर अपसारित होता है, यानी फैलता है। किरण पुंज के रूप में सड़क के काफ़ी बड़े क्षेत्र को प्रकाशित कर देता है। इसीलिए स्ट्रीट लाइटों में जो है उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नंबर 2 ट्रकों, बसों और मोटर कारों के ड्राइवर साइडों में भी उत्तल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। ट्रकों, बसों और मोटरसाइकिलों में ड्राइवर सीट के पास उत्तल दर्पण लगा रहता है, जिसमें ड्राइवर अपने पीछे के बड़े दृष्टि क्षेत्र में आने वाले सभी व्यक्तियों और गाड़ियों को प्रतिबिंब देख सकता है, गाड़ियों के प्रतिबिंब देख सकता है। ये प्रतिबिंब आकार में सीधे और छोटे दिखाई देते हैं। पहले ही हम पढ़ चुके हैं कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आकार में छोटा बनता है, तो आसानी से पीछे की सारी वस्तुएं दिख जाती हैं। इसीलिए ट्रकों, बसों और मोटर कारों में ड्राइवर साइड में जो शीशे लगे हुए होते हैं, दर्पण लगे हुए होते हैं, उनमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आइए गाइस आगे बात करते हैं गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। इसमें से कुछ चिन्ह परिपाटी हम पहली क्लास में देख चुके हैं, जैसे प्रकाश किरणें सदैव दर्पण पर प्रकाश किरणें बाईं ओर से डाली जाती हैं, उल्टे हाथ की तरफ से दर्पण की ओर डाली जाती हैं। दर्पण से पहले की सारी दूरियां यानी दाएं तरफ की दूरियां माइनस में ली जाती हैं और
बाएं तरफ की दूरियाँ, उल्टे हाथ की तरफ की दूरियाँ, ये कोई दर्पण है, इससे इधर की सारी दूरियाँ माइनस, ये दर्पण है, इससे इधर की सारी दूरियाँ माइनस में ली जाती हैं और दर्पण के पीछे की सारी दूरियाँ प्लस में नापी जाती हैं। नीचे की दूरियाँ माइनस में नापी जाती हैं, ऊपर की दूरियाँ प्लस में नापी जाती हैं और सारी दूरियाँ दर्पण के ध्रुव P से नापी जाती हैं। तो ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, थोड़े से सिग्निफिकेंस रह गए थे। ये आपके साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स हम देख रहे हैं, गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी, इनमें से कुछ हम देख चुके हैं, बचे हुए देखें कि किसी वस्तु की दर्पण से दूरी हम स्मॉल u से नापते हैं। ये यहाँ कोई दर्पण पर वस्तु रखी है ए बी, तो इसकी दूरी दर्पण से ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से और वस्तु तक की दूरी जो है ये u होती है, स्मॉल u होती है। और प्रतिबिंब यदि यहाँ बन रहा है इसका ये, तो दूसरा नंबर यही है कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, यानी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी v नापी जाती है, स्मॉल v से हम इसे दिखाते हैं। और दर्पण से फोकस तक की दूरी, जो फोकस दूरी है, उसे हम स्मॉल f से दिखाते हैं। तो ये हमारी तीनों सिग्निफिकेंस जो रह गए थे, जो चिन्ह रह गए थे। नंबर 1, किसी वस्तु की दर्पण से दूरी स्मॉल u से ली जाती है या स्मॉल u से दिखाते हैं। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को स्मॉल v से दिखाते हैं। दर्पण से फोकस, दर्पण की फोकस दूरी को स्मॉल v से दिखाते हैं। एक नोट देख लें, महत्वपूर्ण बात, कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक ली जाती है, क्योंकि इसकी फोकस दूरी दर्पण से पहले होती है, बाईं तरफ होती है। वहीं उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक ली जाती है, क्योंकि इसकी फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी दर्पण के पीछे होती है, दाईं तरफ होती है। सीधे प्रतिबिंबों के लिए आवर्धन धनात्मक तथा उल्टे प्रतिबिंबों के लिए आवर्धन ऋणात्मक होता है। अब एक बात यहाँ पर आई कि आवर्धन, आवर्धन क्या है? तो आवर्धन, मैग्निफिकेंस, इसे हम आवर्धन भी कह सकते हैं और रेखीय आवर्धन भी। गाइस, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, रेखीय आवर्धन, आवर्धन या रेखीय आवर्धन। तो हमारे पास एक सूत्र होता है m बराबर I अपॉन O, कैपिटल I अपॉन कैपिटल O। तो I क्या है गाइस? हमारे वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी I है आवर्धन में, और वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी I है और वस्तु, दर्पण से वस्तु प्रतिबिंब की दूरी I है और दर्पण से वस्तु की दूरी O है। तो इसीलिए हम बात करते हैं, इसे आसान करने के लिए, जब हम कह रहे हैं कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी I है, तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी अभी हमने देखा था कि उसे हम v में नापते हैं, तो ये स्मॉल v है। और दर्पण से वस्तु की दूरी को हम u में नापते हैं, तो ये हमने ले लिया है। तो इसे हम लिख लेंगे गाइस, ये क्या है? I क्या है? यह है प्रतिबिंब की लंबाई। क्या है गाइस? प्रतिबिंब की लंबाई, जिसे हम I बोल रहे हैं, बटे वस्तु की लंबाई। O क्या है हमारा, यानी U, वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई यानी O। तो सूत्र हमें क्लियर हो गया है कि m बराबर I अपॉन O, और I होता है v और O होता है u, यानी I क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई, और O है वस्तु की लंबाई। तो यहीं से गाइस हम इसकी परिभाषा बना सकते हैं कि प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन या रेखीय आवर्धन कहते हैं। ये लिखते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं गाइस? प्रतिबिंब का आवर्धन या रेखीय आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब का आवर्धन
या रेखीय आवर्धन कहते हैं, या रेखीय आवर्धन कहते हैं। फिर समझ लें गाइस, ये दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को प्रतिबिंब का आवर्धन या रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसमें एक बात और याद रखें गाइस, जब आप इस फॉर्मूले पर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कोई प्रश्न हल करेंगे, तो आई और ओ, वी तथा यू के चिन्ह परिपाटी के अनुसार रखेंगे। यदि आवर्धन, आपका आवर्धन धनात्मक आता है, आवर्धन धनात्मक आता है, तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि वस्तु का प्रतिबिंब आभासी है। यदि आवर्धन धनात्मक है तो प्रतिबिंब कैसा है? आभासी है। और यदि आवर्धन ऋणात्मक है, माइनस में है, माइनस के चिन्ह के साथ है, तो प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक है। फिर सुन ले गाइस कि यदि आवर्धन आपका पॉजिटिव है, धनात्मक है, तो प्रतिबिंब आभासी होगा, और यदि आवर्धन ऋणात्मक है, नेगेटिव है, तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा। ये थी आज की हमारी क्लास गाइस। यदि हमारी क्लास अच्छी लगी है और वाकई इसमें जानकारी है और वाकई ये ऐसा मैटर है कि हाँ बोर्ड से रिलेटेड है, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, लाभदायक है, तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस पर कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। पढ़ते रहिए गाइस, आगे बढ़ते रहिए। अल्लाह आपको कामयाब करे। ईश्वर आपको हर लक्ष्य भेदने लायक बनाए, सक्षम करे हर लक्ष्य भेदने के लिए। तो देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। मोटी सी बात ये भी याद रखें गाइस कि सरकार ने जो योजना बनाई है उसमें मार्च के माह में बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है। अभी जो संभावित माह आया है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए वो मार्च है। तो आप मार्च के महीने को नज़र में रखकर बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, ताकि अभी से ही आप अच्छे से अच्छी तैयारी करें और आप अच्छे से अच्छे नंबर हासिल करके अच्छी पोजीशन हासिल करें, ताकि आपको सरकार इनाम भी दे, और इनाम भी पैसों की शक्ल में भी, धनराशि की शक्ल में भी हो वो, और लैपटॉप वगैरह की शक्ल में भी हो। नंबर 1 पर आप यानी हमारे यूट्यूब चैनल को देखने वाले, हमारी वीडियोस को देखने वाले आने चाहिए। आगे हम हिंदी, इंग्लिश और दूसरे सब्जेक्ट की वीडियोस भी लाएंगे। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। अल्लाह हाफिज़।